औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना 1929। देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि 1927-28 में दो ग्रुप्स बन गए थे मुस्लिम लीग के। तो वहाँ पर अब ये दोनों शफी लीग और जिन्ना लीग अब दोबारा इकट्ठे होते हैं और एक इजलास रखते हैं, एक मीटिंग रखते हैं दिल्ली में मार्च 1929 में। तो यहाँ पर वो मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और और नेहरू को जो रिपोर्ट है और उसमें जो एनकाउंटर हुआ है मुसलमान के राइट्स का, तो उनके सदेबाप के लिए वो इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, वो एक एक फार्मूला तय करते हैं जिसको हम तारीख में 14 पॉइंट्स के नाम से जो है जानते हैं। इन 14 नुकात इसलिए भी कहते हैं कि इन 14 पॉइंट्स में मुसलमानों के लिए जो हुकूक मांगे जाने थे उन सब का अहाता किया गया था। इन 14 पॉइंट्स में वो सारे पॉइंट्स आ चुके थे, तो इसलिए तारीख में इसको 14 पॉइंट्स से ही के नाम से जो है जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब ये इकट्ठे हुए तो इन्होंने एक चंद पॉइंट्स जो मतलब 14 पॉइंट्स है उनको जो है सामने रखा। अब इसका पहला पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट ये है कि मुल्क में एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो और जिसमें सूबों को भी इख्तियारात जो है दिए जाए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये फ़र्क है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें सारे इख्तियारात मरकज़ के पास होते हैं, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि इख्तियारात सेंटर के भी पास होते हैं और प्रोविंस को भी तफवीज़ किए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर इन्होंने यूनिटरी को काउंटर किया, एनकाउंटर का जो है एनकाउंटर किया और फिर जो है यहाँ पर इन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मरकज़ जो है मजबूत हो, क्योंकि मरकज़ जब मजबूत होगा और इन्होंने यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट भी ख़त्म कर दिए, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, हिंदू की अक्सरियत होगी और हिंदू जो सर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल प्रोविंस शुड हैव इक्वल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब कि तमाम सूबों को हक खुद इरादियत दे दी जाए और उसको खुद मुख्तारी दे दी जाए और तमाम सूबों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, न कि कुछ सूबों के को कम और कुछ सूबों को जो है ज़्यादा नहीं, सबको इक्वल जो है राइट्स दे दिए जाए। तीसरा पॉइंट ये कि एक एस्टेब्लिश किया जाए एक इलेक्ट्रेट सिस्टम, मतलब एक इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए जो है नुमाइंदगी को चुना जाए, जो नुमाइंदे खड़े होते हैं उनको चुना जाए और वहाँ पर जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत हो तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप जो है जो बैलेट बक्स हैं उनको जो है उनके साथ कुछ धांधली शांधली वगैरह जो है कर ले, बल्कि जिनका जो राइट्स है उन राइट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका सेफगार्ड किया जाए उस माइनॉरिटी का। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी माइनॉरिटी को जो है वो मेजॉरिटी को जो है वो माइनॉरिटी के साथ जो है तब्दील नहीं किया जाएगा। यहाँ चौथा पॉइंट ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो कानून साजी हो रही है मरकज़ में, उसमें मुसलमानों को वही हिस्सा जो 1/3 हमने तय किया था, जो मीसा के लखनऊ पैक्ट में तय किया था, उसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट था तो उन्होंने 1/4 का कहा था, लेकिन यहाँ पर इनको काउंटर किया गया और इनको कहा गया कि नहीं, ये 1/3 ही होना चाहिए, जो पहले हम ऑलरेडी इसको डिसाइड कर चुके हैं। नंबर 5 में ये बयान करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि हिंदू को वोट देगा और मुसलमान को वोट देगा। तो इस लिहाज से कायद-ए-आज़म ने ये भी कहा इस पॉइंट में कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो उनको चाहिए कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट को कंडक्ट करें। अगर वो कम्युनिटी नहीं चाहती, फॉर एग्जांपल जो जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं या मुसलमान के अलावा जो भी हैं, तो वो किसी के साथ अपने साथ जोड़कर जॉइंट इलेक्टोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए। छठे पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई जो है एक्टिविटी ना की जाए जिसकी वजह से मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में चेंज किया जा सके। फॉर एग्जांपल एक ऐसी टेरिटोरियल चेंजेस न की जाएं जिसकी बिना पर जो जहाँ पर मुसलमान भारी अक्सरियत में है और हिंदू
जो है कम अक्सरियत में है, तो उनका हिस्सा काट कर वो इनके साथ शामिल किया जाए। तो इनके हिस्से बकरे ना खरीदे जाए उनके हिंदू की मेजॉरिटी को हासिल करने के लिए, बल्कि जो मुसलमान जहाँ पर मेजॉरिटी में है वो मेजॉरिटी में है, उनकी टेरिटरी को डिस्टर्ब करके उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर करना ये नहीं होगा। 7 पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जितनी भी रिलीजियस आज़ादी है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, उसको इबादत करने के लिए मुकम्मल आज़ादी जो है दी जाएगी। इसमें दूसरा स्टेप जो है कि वो हम ज़्यादातर फोकस जो है एजुकेशन पर करेंगे, और हर कम्युनिटी के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि एजुकेशन को जो है आसान बनाया जा सके। दरअसल ये क्यों बताया गया एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इससे पहले ये बात थी कि जहाँ पर स्कूल थे, तो वो जहाँ पर अगर वहाँ पर वो हिंदू की अक्सरियत है और वहाँ पर हिंदू स्कूल हैं और मुसलमान जाते हैं, तो वहाँ पर उनको गीता पढ़नी थी। तो इस बिना पर भी उनको जो है ये बताया गया कि हमें ज़्यादातर फोकस इस पर करना चाहिए, एजुकेशन पर जो है ज़्यादा फोकस जो है करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें किसी की मज़हब जो है वो उसकी वायलेशन ना हो। ये बात इसमें पहले भी कही गई थी कि जो 7 पॉइंट, जैसे 8 नंबर पॉइंट है, इसमें 3/4 मेजोरिटी है कि कोई बिल लाया जाएगा, उसको अप्रूव करने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल 40 लोग हैं इस कम्युनिटी के इस लेजिस्लेचर में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 40 में से अगर 30 लोग कह दे के उसी कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी ने ये बिल लाया हुआ है, तो अगर वो कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि हाँ ये पास होना चाहिए, तब जाके जो है ये पास होगा। नंबर 9 में कहा कि सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम मुंबई, मतलब है कि सिंध को मुंबई से अलहदा होना चाहिए। देखिए सिंध को कब्जा किया था अंग्रेजों ने 1843 में, और इनको जो है फिर मुंबई से जो है बम्बई से जो है इसको एनेक्सेशन इसकी की थी। फिर मेरे ख्याल में 1996 में मुंबई जो है फिर मुंबई बना है। तो सिंध के जब ये इसको कंकर किया गया, तो उनकी एनेक्सेशन जो है की गई मुंबई से। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुंबई को जो है हमें अलहदा करना चाहिए इस सिंध से, ये डिमांड की गई 9th नंबर में। अच्छा, ये क्यों कहा गया? क्योंकि सिंध में जो है मुस्लिम मेजोरिटी थी और मुंबई में हिंदू मेजोरिटी थी, तो वो चाहते थे कि ये हिस्से अलहदा हो जाएं और एक नया सूबा जो है मुसलमानों का अमल में जो है लाया जा सके। तो इस बिना पर इन्होंने इस पॉइंट पर यहाँ पर जोर दिया है। नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि जितनी भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए हो रहे हैं, तो वो NWFP में भी होंगे और बलूचिस्तान में भी होंगे। ये नहीं कि दूसरे दूसरी जगहों पर आप जो है ये रिफॉर्म्स अप्लाई कर लें और NWFP में और बलूचिस्तान इस रिफॉर्म से जो है रह जाए, और वो बैकवर्ड में जो है रह जाए। तो इन बैकवर्ड से बचाने के लिए भी जो है इन्होंने ये बात की पॉइंट नंबर 10 में कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लाए जा रहे हैं, तो वो NWFP पर भी और बलूचिस्तान पर भी इम्प्लीमेंट होंगे, ताकि वहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट का आगाज हो सके। 11 नंबर पॉइंट में ये बताना कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए सूबे को तकसीम करेंगे, तो वो सूबे जहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं उनको भी उनके राइट्स दिए जाएं, और सफिशेंट जितने भी उनके शेयर्स बनते हैं वो सारे शेयर्स उनको जो है दे दिए जाए। इसी पॉइंट में आगे जाकर ये बात बताते हैं कि जॉब्स के लिहाज से भी और एजुकेशन के लिहाज से भी जहाँ पर भी हो, मुसलमानों को उसके 1/3 के लिहाज से, उनके पॉपुलेशन के लिहाज से उनको सीटें प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहाँ पर कोई एक जॉब एडवर्टाइज होती है, तो उसके लिहाज से उनको मुसलमानों की जितनी पॉपुलेशन है उस सूबे में, तो उसके लिहाज से उसके लिए जो है सीटें मुख्तस किए जाएं। नंबर 12 पॉइंट में ये प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। किस चीज़ की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं मुसलमान? अपने कल्चर की, अपनी लैंग्वेज की, एजुकेशन की। अवल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन फॉर ऑफ मुस्लिम्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारी चीज़ें जो आप हिंदुओं के लिए मुख्तस कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए भी जो है होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, मुस्लिम एजुकेशन हो, या मुस्लिम कल्चर हो, या जो मुसलमानों की ज़ुबान है, इन सारे की प्रोटेक्शन जो है वो चाहते हैं। तो इसमें वो सेफ गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन एंड welfare institution of the Muslim must be included in the कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें मुसलमानों की प्रोटेक्शन की हैं, और ये सारी चीजें जो है वो चाह रहे थे कि इनकी प्रोटेक्शन जो है की जाए। 13 पॉइंट है कि नो कैबिनेट आइदर सेंट्रल और प्रोविंशियल शुड बी फॉर्म विदाउट देयर
being a proportion of at least 1/3 Muslim ministers। जो मिनिस्टर्स जो बन रहे हैं उसमें कम से कम जो कैबिनेट्स हैं, जो प्रोविंशियल है या सेंट्रल है, वहां पर जो मिनिस्ट्री फॉर्म होगी उसमें 1/3 मुसलमानों का हिस्सा होगा। उस मिनिस्टर्स में 1/3 मुसलमानों का जो है, मुस्लिम लीग का यानी मुसलमानों का जो है हिस्सा होगा। 14 पॉइंट में ये बता रहे हैं कि कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आपने सबको जो है मिलाकर चलना होगा, उन सबको राजी करना होगा, उन सबके जो है आपने मशवरे लेने होंगे, और वो उनके इस्लाह के उनको राजी करने के बाद ही आप जो है इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये 14 पॉइंट्स थे इसके। कंक्लूजन हम इसके क्या निकालते हैं? दीज पॉइंट्स रिफ्लेक्टेड द एस्पायरेशन ऑफ एवरी मुस्लिम लिविंग इन इंडिया। इन सबको बेदार किया और इन सबको बताया कि मुसलमान जो रह रहे हैं इसमें उनके जज्बात और ख्वाहिशात क्या हैं। इन दीज पॉइंट्स कायद-ए-आज़म नॉट ओनली प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट ऑफ द मुस्लिम बट आल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं किया बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई जा रही होगी उसमें मुसलमानों के लिए रिफॉर्म्स लाए, ताकि आइंदा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी तो इस रिफॉर्म्स को भी जो है मुसलमानों की खातिर और उसकी बेहतरी के लिए इसको इंक्लूड किया जाए। If Hindu leaders had admitted the 14 point of Qaid-e-Azam, then perhaps the history of the subcontinent would have been different। अगर नेहरू रिपोर्ट के बाद इनमें जो अमेंडेड हुए और फिर 14 पॉइंट्स आए, अगर वो ये मान लेते तो शायद ये जो हिस्ट्री है इंडियन सबकंट्री, ये मुकम्मल जो है चेंज हो जाती। ये इस तरह ये बंटवारा ना होता वगैरह, ये सारे भी बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। 14 पॉइंट्स में सिर्फ वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। देखिए हम भी यहाँ पर रहना चाहते हैं लेकिन हमें हमारी राइट्स तो दे देना। अगर वो उनको राइट्स दे देते तो कभी ये बंटवारा जो है न होता। Some Congress leaders appeared to be willing to accept this point, but fanatic type Hindus leaders rejected these recommendations। कुछ ने इनका जो है खैर मकदम किया, लेकिन जो मुतासिब लोग जो हिंदूज थे उन्होंने कहा नहीं, हमने जो जो मरासिला पेश किया है, जो हमने पेश किया है 14 जो नेहरू रिपोर्ट, उसको ही हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानेंगे। अगर ये बातें ये आपस में कोऑपरेशन करते और मान लेते तो शायद ये बंटवारा जो है ना होता। इसके साथ ये टॉपिक जो है खत्म हो जाता है और फिर आगे जो है